रिसेंटली नॉर्वे के अंदर से एक रशियन स्पाई वेल सबके सामने आई, वो भी एक मृत अवस्था में। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी वेल को एक स्पाई की तरह यूज कर सकता है कोई कंट्री, जिसके वजह से वो बहुत सारे मिलिट्री बेनिफिट उठा सकता है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, रशियन स्पाई वेल फाउंड डेड ऑफ द नॉर्वे। यहाँ पर आप दूसरा आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अ सेलिब्रिटी रशियन स्पाई। इस वेल को आज वर्ल्ड के बहुत सारे लोग ये एक सेलिब्रिटी की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी रशियन स्पाई वेल स्पॉटेड विद द हार्नेस फाउंड डेड इन द नॉर्वेजियन वाटर। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो, आपको एक फिश दिख रही होगी। ये कोई डॉल्फिन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक बेलुगा वेल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस फिश के ऊपर कुछ ये बेल्ट जैसी लगी हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो हम जानवर को पालते हैं उनके ऊपर ऐसी बेल्ट हम कई बार बांधते हैं, और वैसे ही बेल्ट इस फिश के ऊपर भी बंधी हुई है। बट सवाल ये उठता है, क्या ये बेलुगा बेल एक रशियन स्पाई है भी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या कोई फिश एक स्पाई का काम कर सकती है, और क्या रशिया ही एक ऐसा कंट्री है जो फिश के मामले में जो मैराइन एनिमल्स हैं उनको ट्रेन करके स्पाई का काम कर रहा है, या और ऐसे कंट्रीज हैं जो रशिया की तरह सेम काम कर रहे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बात 2019 की है, जब पहली बार ये बेलुगा वेल नॉर्वे के अंदर दिखी थी, और इस वेल को बेसिकली नॉर्वे के अंदर हबलादमिर के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 से अब ये फिश नॉर्वे के अंदर फिर से दिखाई दी, और अब ये दिखाई दी मृत अवस्था में। बेसिकली सैटरडे की ये बात है, जब नॉर्वे के अंदर एक फादर और सन फिशिंग कर रहे थे, और उसी दौरान ये वाइट बेलुगा बेल नजर में आई। जिस बेलुगा बेल की हम बात कर रहे हैं, नॉर्वे के अंदर वेल वाइट को हेवल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहा जा रहा है कि ये एक रशियन स्पाई है, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इसीलिए नॉर्वे के अंदर इसको व्लादिमीर के नाम से जानते हैं। जिस समय बेल नॉर्वे के अंदर पाई गई, ये पता नहीं चला कि व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड द डेथ। ये किसी को पता नहीं चला कि इस फिश को हुआ क्या, इस वेल को हुआ क्या, क्योंकि कोई भी इंजरी के निशान इसके ऊपर नहीं थे। इसी की वजह से इसको बाद में एग्जामाइन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। आप यहाँ पर देखो, जो बेलुगा बेल होती हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमन को ये बात करते हैं तो ये उनकी मिमिक करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती हैं। ये कई बार ऐसी आवाज़ें निकालती हैं जो सिमिलर लगती हैं, जैसे कि हाँ कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वैसी तरह की ही आवाज़ कभी कभी निकालती हैं। एंड दैट्स वाई ये बेलुगा बेल काफ़ी फेमस है। जब हम बेल की बात करते हैं तो वेल दूसरे फिशेस से काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में भी ये फिश काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अदर फिशेस। और बेलुगा बेल वेल स्पीसीज में पहली है जिसको कैप्चर करके रखा गया है। यानी इन फिशेस को, जैसे हम देखते हैं ना कि हम पालतू जानवर को पाल लेते हैं, वैसे ही बेलुगा बेल को भी कैप्चर करके रखा जाता था। इवन मैं बताऊं, पहली बार 1861 में पहली बेलुगा बेल को देखा गया था न्यूयॉर्क के अंदर। इसके बाद बेलुगा बेल काफ़ी पॉपुलर हो गई। कनाडा के बहुत सारे जगहों पर बेलुगा बेल को देखा गया। फिर मॉस्को के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां जो बेसिकली हम कहते हैं रशिया का जो आर्टिक बॉर्डर है, वहीं पर ये बेलुगा बेल देखने के लिए मिलती हैं। आप कहोगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ये जीवित नहीं रह सकती। ये आपको हमेशा कोल्ड वाटर में ही देखने के लिए मिलेगी। जैसे कनाडा हो गया, हम कहते हैं नॉर्वे के पास भी आपको बहुत ठंडा वाटर मिलेगा, रशिया के पास ऐसे रीजन में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1861 के बाद बेलुगा बेल काफ़ी पॉपुलर हो गई। इनको बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया। अलग अलग कंट्रीज में लोग इनको पकड़ने लगे। इनके इस्तेमाल से लोग पैसे कमाने लगे। बेसिकली ये मिमिक कर सकती थी, जैसे ह्यूमन स्पीच के पैटर्न होते हैं, इनको काफ़ी हद तक मिमिक कर सकती थी। तो इसकी वजह से लोगों की जो अटेंशन थी बेलुगा बेल की तरफ वो ज़्यादा हो गई। इवन कंट्रीज़ ने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मिलिट्री पर्पसेस के लिए। इसी वजह से 1992 में बेलुगा बेल को कैप्चर करने की ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई। हालांकि ये कहा जाता है कि रशिया के अंदर अभी भी बेलुगा बेल को कैप्चर करके रखा जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि रशिया इकलौता कंट्री है जिसने इन बेलुगा बेल को कैप्चर करके रखा था। ये बात 1960 से लेकर 1992 तक की है, जब यूएस नेवी ने भी इनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया था, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है इकोलोकेशन की, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं ये उनको इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज इन बेल्स के ऊपर ऐसी बेल्ट्स लगा देते थे जिनके ऊपर बेसिकली छोटे छोटे कैमरे फिट होते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बेसिकली आप कहोगे कि अगर कोई सबमरीन या कोई मिलिट्री शिप समुद्र से पास हो रही है और ये बेलुगा बेल उसी के आसपास घूम रही है, तो ये इजीली अपने कैमरे की मदद से क्लियर विजुअल्स भेज सकती थी उस कंट्री को जिस कंट्री से बिलोंग करती थी, जिस कंट्री ने इस बेलुगा बेल को उस वाटर के अंदर छोड़ा था। और इस तरीके से यूएस ने इन बेलुगा बेल्स का इस्तेमाल किया था अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए। इवन कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएस से और रशिया के बीच में चल रहा था,
उस टाइम पर भी सोवियत नेवी ने इन बेलुगा बेल को ट्रेन करके इनकी मदद से मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। बेसिकली ये काम करती थी स्पाई की तरह, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में ये काफ़ी सक्षम थी। इसी की वजह से रशिया ने इनका इस्तेमाल किया। 1991 के बाद से 2019 में ही ये जो रशियन स्पाई वेल है, या इस तरीके से अभी भी इन बेलुगा बेल्स को कैप्चर करके रखा जाता है। पहली बार 2019 में इस तरीके से इनको देखा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना वीडियो के शुरू में ही कि 2019 का एक केस था जब पहली बार 1992 के बाद एक कैप्चर की गई बेलुगा बेल को इंगोया, जो एक नॉर्वेजियन आइलैंड है, वहां पर देखा गया था। जिस तरीके से डॉल्फिन्स को इंटेलिजेंट माना जाता है, उसी तरीके से बेलुगा बेल्स को भी हाईली इंटेलिजेंट माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये फिशेज ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी हद तक मिमिक कर सकती हैं और इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया भी जाता है। मगर जो बेलुगा बेल हैं वो आर्कटिक रीजन के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, मगर डॉल्फिन्स आपको कुछ गर्म इलाकों में भी देखने के लिए मिलेंगी। नाउ अगर हम बेलुगा बेल की साइज की बात करें, बेसिकली जो नॉर्वे के अंदर ये हेब्रादमिर नाम की ये वेल मिली है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 4.2 मीटर लंबी है, जिसकी लेंथ अगर हम फुट में देखें तो ये 14 मीटर के आसपास होती है। और अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन अप्रोक्सीमेटली 2700 पाउंड है। देखो, जो वाइल्ड बेलुगा बेल्स होती हैं और बेलुगा बेल्स जिनको कैप्चर करके रखा जाता है, उनमें एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो कैप्चर करके रखा जाती हैं उनको ट्रेन किया जाता है, इवन उनके ऊपर ऐसी बेल्ट लगाते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ, ये जो बेलुगा बेल है ये किसी की द्वारा ट्रेन की गई है, ये किसी के द्वारा कैप्चर की गई थी। और जो अप्रैल 2019 में नॉर्वे के अंदर ये बेलुगा बेल पाई गई थी, उसके ऊपर भी एक ऐसे ही हार्नेस लगी हुई थी जिसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा था और उसी के आसपास एक बकल था जिसके ऊपर लिखा हुआ था इक्विपमेंट सेंट्स पीटर्सबर्ग। ये बात इस एलिगेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देती है कि ये बेलुगा बेल एक स्पाई बेल थी और रशियन नेवी ने इसका इस्तेमाल किया था मिलिट्री पर्पसेस के लिए। नॉर्वे के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एनजीओ मराइन माइंड। इनका कहना है कि ये जो बेलुगा बेल है ये बेसिकली रशियन बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची है, जहां पर इसको मोस्ट प्रोबेबली कैप्चर करके रखा हुआ था। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी जान सके कि एक फिश को भी एक स्पाई की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और रशिया ऐसा कंट्री नहीं है जो बेलुगा बेल्स को इस्तेमाल करता था एक स्पाई की तरह। यूएसए भी इसका इस्तेमाल कर चुका है 1960 से लेकर 1992 तक। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।